Hello students. Till now we all have studied labor chapter. So from today onwards we are going to start with the new chapter, that is overheads. Okay, we all know that for making a product we need three things. Number one is material. Yes, material, labor and overheads. मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल है ना, उसी को तो हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स करने के में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है लेबर एंड ओवरहेड्स. लेबर कौन होता है? दे आर वर्कर्स, जिनको हम देते हैं वेजेस. तो उसका कैलकुलेशन वो सब भी हमने सीख लिया, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस. ओवरहेड्स क्या होता है? जैसे कि किसी कंपनी के पास होना चाहिए बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टाफ, उनकी सैलरीज, एडमिन स्टाफ, सेलिंग स्टाफ. सो ये सब का जो खर्चा या रेंट पे देते हैं या लाइट बिल पे करते हैं, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये सब क्या होता है? इट कम्स अंडर द ओवरहेड्स. ओके, सो वी ऑल नो दैट. बट ओवरहेड्स चैप्टर में क्या होगा? ओवरहेड्स चैप्टर में देखो प्रैक्टिकली क्या होता है. एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, समझ लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अब इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दो हिस्से होंगे. एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है सर्विस डिपार्टमेंट, है ना. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं. उसमें भी ए बी सी डी, उसका पार्टीशन होता है कि ये प्रोडक्शन का काम ये करेगा, दूसरा ये पार्ट कम करेगा, तीसरा वो काम करेगा. मतलब उनका भी आपस में बहुत ज्यादा बाइफिकेशन होता है. सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे एडमिन का काम होता है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट होता है. क्लियर? अब तुम्हें भी पता है किसी कंपनी को चलने के लिए इन दोनों डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ऑल, इन सब की जरूरत होती है जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. ठीक है. और सर्विस डिपार्टमेंट में क्या होता है? जैसे कि कंपनी के अकाउंटेंट्स होते हैं, एडमिन वर्क होता है, या कंपनी के फर्नीचर्स, कंपनी में जो कंप्यूटर्स लगते हैं, वॉचमैन, ये वो, इन सब की जरूरत कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट में होती है. ठीक है. सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वो असिस्ट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही कनेक्टेड होता है प्रोडक्ट से. तो इसके भी दो तरीके होते हैं. एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉरी वेट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और जो सर्विस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का अगेन रीअलोकेशन हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही करते हैं, वो सब हम सम्स में सीख लेंगे. लेकिन अभी तुम ये समझो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो तुम ये चीज एक समझ लो कि किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, और इसे इनडायरेक्टली असिस्ट कौन करता है? हमारा सर्विस डिपार्टमेंट. क्लियर? तो ये एक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है. डोंट वरी, हम लोग इसे भी और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक तुम इतना समझ लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है? सर्विस डिपार्टमेंट में, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करता है. क्लियर? ओके, हियर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स. ये सब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स हैं. इन सबको किस बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पर है. बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट. देखो यहाँ पर है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट और यहाँ पर है ओवरहेड्स. ठीक है. कि जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स. अब जैसे कि तुम्हारे पास खर्चे दे दिए वेजेस, ठीक है, तो वेजेस जो है वो नंबर ऑफ वर्कर बेसिस पे जाना चाहिए, क्योंकि जो इस डिपार्टमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो डिपार्टमेंट में ज्यादा वेजेस का एलोकेशन होना चाहिए. किसी डिपार्टमेंट में कम नंबर ऑफ वर्कर्स है तो उस डिपार्टमेंट में कम एलोकेशन होना चाहिए वेजेस का. तो ये सारी चीजें लिंक करना है हमें. यहाँ पर यही सीखना है कि किसको कैसे लिंक करते हैं. ठीक है. आई विल टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी. बस अभी फिलहाल मैं आज जो पढ़ा रही हूँ और अब जो पढ़ा रही हूँ वो सब समझते हुए चलो. सबसे पहले पॉइंट में क्या आता है? रेंट and other building expenses, lighting and heating, fire precaution service and air conditioning. यानी कि रेंट जो हम देते हैं, जैसे सपोज
इतना बड़ा फ्लोर एरिया है जो कि हम यूज कर रहे हैं। इस फ्लोर एरिया में इतना पार्ट ए डिपार्टमेंट का है, ये पार्ट बी डिपार्टमेंट का है, ये सी डिपार्टमेंट का है और ये डी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो ए ने जितना फ्लोर एरिया, अभी कंपनी जब रेंट पे करेगी, सपोज कंपनी 1 लाख रुपीज रेंट देती है पर मंथ, कमर्शियल का थोड़ा ज्यादा रहता है रेट ऑफ रेंट एंड ऑल, तो सपोज कंपनी पर मंथ 1 लाख रुपीज देती है। अब सपोज ऐसा हो रहा है, सपोज ऐसा होता है कि ए अकेले ही इतना पूरा फ्लोर यूज कर रहा है, ए डिपार्टमेंट, और बी डिपार्टमेंट इतना फ्लोर यूज करता है, मीन्स 1/3, और सी डिपार्टमेंट भी 1/3, और ये खुद अपने आप में हाफ यूज कर रहा है। तो अगर सपोज तुम्हारा 1 लाख है, तो 1 लाख का हाफ यानी कि 50,000 का रेंट तो इस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, और बाकी का बचा 50,000 जो है वो 25,000 एंड 25,000 होकर के इन दोनों में बंटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका फ्लोर शेयरिंग भी उस तरीके से है। गेटिंग माई पॉइंट? कंपनी तो रेंट देगी जिसको भी देना है, लेकिन जब अलोकेट करना है अपने ही डिपार्टमेंट में, तो किसका कितना फ्लोर एरिया है। वैसे लाइटिंग एंड हीटिंग, जो जिसका ज्यादा एरिया है उसका लाइटिंग एंड हीटिंग ज्यादा लगेगा। अभी इतने बड़े फ्लोर में ज्यादा लाइटिंग एंड हीटिंग की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू दिस एरिया एंड दिस एरिया। क्लियर? फायर प्रिकॉशन सर्विस, फायर प्रिकॉशन सर्विस भी इस एरिया के लिए ज्यादा लगेगा, है ना, और इन दोनों एरिया के लिए कंपेरेटिवली कम लगेगा। नेक्स्ट, एयर कंडीशनिंग। अगर उस रूम को एयर कंडीशन करना है तो ये रूम बड़ा है तो यहाँ पर ज्यादा हैवी टर्न का एसी लगेगा, या हो सकता है 2 से 3 एसी भी लगे, और यहाँ पर कम टर्न्स के एसी लगेंगे। तो इसीलिए एयर कंडीशनिंग का भी जो खर्चा आता है वो भी उसी रेशियो में जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? फ्लोर एरिया जितना उसी बेसिस पे जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें आज सीखनी है कि कौन से ओवरहेड्स को किस बेसिस पे डिवाइड करना है। आज हमें सिर्फ बेसिस सीखना है, ठीक है। उसके अलावा रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ऑल, वो सब मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी, वो तो मैथमेटिकल पार्ट है। आज सिर्फ थियरी सीखो। एज वी ऑल नो कि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो रहे हैं, तो आप लोग दोनों टाइप के पेपर के लिए रेडी रहो, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फुल लेंथ। क्लियर? दोनों टाइप के लिए हमें रेडी रहना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें क्या करेंगे, रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस दे देंगे। अब उसको किस बेसिस पे डालना है, तो फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ वर्कर, डायरेक्ट वेजेस, ये वो सब दे देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता होना चाहिए कि रेंट मतलब फ्लोर एरिया, जो ज्यादा फ्लोर एरिया कवर कर रहा है उसे ज्यादा रेंट देना होगा, जो कम फ्लोर एरिया कवर कर रहा है उसे कम रेंट देना होगा। आई होप कि पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कवर पॉइंट नंबर 2। परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट क्या होता है कि कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा सर्विस देती है या एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज देती है, जैसे कि हाउस रेंट या हाउस रेंट अलाउंस होता है या ट्रैवल अलाउंस होता है, तो ये सब जो कंपनी परक्विजिट्स देती है ना अपने एम्प्लॉयज को, तुमने टैक्सेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये वही है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस मतलब लेबर के वेलफेयर के लिए कंपनी जो भी करती है, जैसे कि इंश्योरेंस देती है या मेडिक्लेम उनका कवर करती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो सारी चीजें। टाइम कीपिंग मतलब वो भी वर्कर्स पे होने वाले कुछ खर्चे हैं। ओके। पर्सोनल ऑफिस मतलब कि जैसे कि अभी ये ऑफिस है, तो ऑफिस में भी तो बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे कि चेयर, टेबल, दिस और दैट, तो ऑफिस के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उन सब का खर्चा। नेक्स्ट है सुपरविजन चार्जेस, मतलब अगर तुमने सुपरवाइजर रखा होगा तो अभी सपोज जैसे कि अभी तुम इसी का एग्जांपल ले लो, ए बी एंड सी। अब सुपरवाइजर जो तुम्हारा ए का सुपरविजन करेगा, देखो यहाँ पर फ्लोर एरिया पे मत जाओ, लेकिन तुम ये देखो कि एरिया बड़ा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर भी ज्यादा काम करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। वेट ओके, सपोज ये तुम्हारी कंपनी है, इसमें से ये ए डिपार्टमेंट है, बी उससे भी छोटा है और सी उससे थोड़ा बड़ा है, मतलब ए बी एंड सी। नंबर ऑफ वर्कर्स ए में 20 है, बी में 10 है और सी में 15 है ना। सो
अब जहां पर नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है वहां पर वेजेस या जो भी खर्चे हैं, जैसे सुपरवाइजर वहां पर ज्यादा पैसे लेगा सुपरवाइज करने के, 20 वर्कर्स को सुपरवाइज करने को ज्यादा चार्जेस लेगा, 15 वर्कर को सुपरवाइज करने को कम चार्जेस लेगा, और बाकी का जो 10 वर्कर्स है उसके लिए और भी कम लेगा। तो डिपेंड करता है ना, अगर तुम सबको इक्वल बांटोगे तो कोई भी बोलेगा कि जब हमारे पास इतने वर्कर है नहीं तो आप वो खर्चा हमें क्यों दे रहे हो, हमारे पास तो कम नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो ये सारी चीजें इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाती है कि जिसके पास ज्यादा वर्कर होंगे उसके पास ज्यादा खर्चा एलोकेट करेंगे, और जिसके पास कम नंबर ऑफ वर्कर्स है उनके पास कम खर्चा हम एलोकेट करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडे पे, ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड परक्विजिट। परक्विजिट देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी आया, परक्विजिट यहाँ पर भी आया, तो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या दिया गया है। ठीक है। अगर डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया होगा तो नंबर ऑफ वर्कर बेसिस पे दे देना। एक्चुअली परक्विजिट जो होता है ना वो वेजेस पे होना चाहिए। अगर दोनों दिया है तो मैं तो बोलूंगी वेजेस पे, क्योंकि फैसिलिटीज हर किसी को इक्वल नहीं दे सकते। तुम अपनी कंपनी में वर्कर को जो फैसिलिटी दे रहे हो वही मैनेजर को भी दोगे क्या? दे आर जस्ट ऑपोजिट। देखो तो क्या होता है, वर्कर की फैसिलिटी, ऐसा नहीं मैं कह रही वर्कर्स को भी फैसिलिटी देना चाहिए, लेकिन मैनेजर को तो उसका हायर पोजीशन है। अभी अगर तुम्हारी कंपनी का मैनेजर की कंपैरिजन में सीईओ को भी तुम सेम फैसिलिटी दोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सीईओ को उससे भी बेटर फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो परक्विजिट एक्चुअली वेजेस पे डिपेंड करता है, जिसकी हाई सैलरी उसको ज्यादा परक्विजिट मिलता है, फैसिलिटीज मिलता है, और जिसकी कम सैलरी उसको कम परक्विजिट मिलता है। उसका कुछ रेशियो और परसेंटेज होता है, वो सब अपना कंसर्न नहीं है। अगर तुम्हें दोनों दिया है, नंबर ऑफ वर्कर भी दिया है और डायरेक्ट वेजेस भी दिया है, तो आई वुड सजेस्ट कि परक्विजिट को डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया है तो फिर नंबर ऑफ वर्कर पे ले लो। ओके। कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स, कॉम्पेंसेशन मतलब जैसे कि घर से ऑफिस आने का खर्चा, ये रहा घर, ठीक है, ये घर है, ठीक है, और ये है ऑफिस। देखो मेरी ड्राइंग, ठीक है। अब वर्कर जो होगा वो चाहे कहीं पर भी रहे, वो आएगा, उसे कम ही रेट देंगे हम, जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस होगा। अब अगर मैनेजर आएगा, सपोज मैनेजर का घर है ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो हो गया मैनेजर का घर, ठीक है। तो मैनेजर के अगर आएगा तो ऑफकोर्स कार में आएगा, है ना, वो चल के तो आएगा नहीं, तो कार का खर्चा, कार के साथ साथ उसे ड्राइवर भी दे देंगे, उसका खर्चा। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कॉम्पेंसेशन की तरह होती है। खाने पीने का खर्चा, अब वर्कर के खाने पीने में और मैनेजर के खाने पीने में तो फर्क होगा ही, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। तो ये इन सब चीजों का जो खर्चा होता है कॉम्पेंसेशन की तरह हम दे देते हैं कि हाँ भाई ट्रेवलिंग अलावेंस या जो भी है उनका एक्स्ट्रा खर्चा वो सब। तो ये वेजेस के हिसाब से होता है। अब मैनेजर को तो तुम अलग लेवल दोगे और वर्कर को अलग लेवल का पे करोगे। हॉलीडे पे, हॉलीडे पे मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना एएलपी देती है अपने एम्प्लॉइज को। कहाँ गई एएलपी? एएलपी क्या होता है? एनुअल लीव प्लान। एनुअल लीव प्लान का मतलब क्या होता है, कंपनी अपनी ओर से खुद अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि 15 डेज के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेके घूमने जाओ, फैमिली को लेके जाओ, अकेले जाओ, लेकिन हर किसी का अलग अलग पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज किसी पर्सन का 1 लाख है सैलरी, तो उसे कंपनी एएलपी कितना देगी? 40,000 या 50,000 दे देगी अपनी ओर से कि जाओ घूम के आओ। और वर्कर है जिसकी सैलरी 20,000 है, तो उसे एएलपी कितना मिलेगा? 5,000 या 6,000, है ना। अच्छा 6 हो गया तो 6,000। तो इस तरीके से तो तुम्हारे वेजेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें हॉलीडे पे कितना मिलेगा। तो अब जैसे मैनेजर लेवल या सीईओ लेवल है, अब ऐसे लोग घूमने जाएंगे तो फॉरेन ही जाएंगे। वर्कर लेवल है, नीचे के जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं वो लोग घूमने के लिए भी अपने लोकल एरिया में कहीं घूमने जाएंगे या विद इन इंडिया ही घूमेंगे। तो इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा ईएसआई एंड पीएफ, एक सेकंड वेट। पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन भी तुम्हारी सैलरी पे ही डिपेंड करती है। जिसकी ज्यादा सैलरी होगी उससे ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसकी सैलरी से भी उतना कट होगा, और अगर जिसकी कम सैलरी होगी उसका कम पीएफ होगा। परक्विजिट मींस वी ऑल नो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज व्हिच अ पर्सन गेट्स थ्रू द कंपनी। समझ में आया? ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना आप लोगों को एक तो तुम्हारे प्रैक्टिकल सब में भी हेल्प मिलने वाला है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा यूज हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई परक्विजिट दे दिया और उसके साथ दे देगा फ्लोर एरिया, डायरेक्ट वेजेस, कैपिटल वैल्यू या स्टॉक वैल्यू, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ परक्विजिट क्या होता है, वो डायरेक्ट वेजेस से कनेक्टेड है। ओके, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स में बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव्स। प्रैक्टिकली तो इसका अच्छा खासा यूज है ही है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हर एक चीज एकदम
प्रॉपरली पढ़ते हुए चलो, ठीक है। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो अपना। आज के लेक्चर का कंसेप्ट अगर आज क्लियर होगा ना, तो कल का लेक्चर तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे के लेक्चर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने आज का लेक्चर ही नहीं समझा, तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा और टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। वेट, मुझे भी ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखो, तुम्हारे पास दो टाइप की मशीन है। एक इतनी बड़ी मशीन है, ठीक है, मान लो ये मशीन है, ठीक है, जैसी भी होती है मशीन, आई डोंट नो कैसी होती है। तो मशीन जो है वो तुम्हारी है 1 करोड़ की, ठीक है। एक तुम्हारे पास एकदम छोटी सी मशीन है, और ये छोटी वाली मशीन जो है वो है तुम्हारी 1 लाख की, ठीक है। सो अगर सपोज तुम्हारी मशीन जिसपे तुम डेप्रिसिएशन दे रहे हो, तो 1 करोड़ के लिए तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे, क्योंकि 1 करोड़ की मशीन को रिप्लेस करने के लिए भी उतना पैसा होना चाहिए ना। अगर 10 साल बाद तुम्हारी 1 करोड़ की मशीन खराब हो गई, तो तुम्हें उसका रिप्लेसमेंट में भी तो उतना ही महंगा मशीन लाना पड़ेगा। अब तुम उसके रिप्लेसमेंट में 1 लाख या 10 लाख की तो मशीन नहीं लाओगे, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हारे प्रोडक्शन को उतने ज्यादा हैवी मशीन की जरूरत है, ओके। और ये दूसरी मशीन है 1 लाख की मशीन। अब इसका रेट कम है, इसका जो भी है टेक्नोलॉजी इसमें लो लेवल की लगी हुई है, तो ये कंपनी का डेप्रिसिएशन भी कम ही होगा। क्योंकि अगर तुम इसे 10 साल बाद रिप्लेस भी करते तो 1 लाख का ही आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा आके भी कितने का आएगा, 1.5, यानी कि 1.5 लाख तक आ जाएगा, अगर महंगाई बहुत बढ़ भी गई तो यानी कि इसका डेप्रिसिएशन कम होगा और इसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। दूसरा होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। वी ऑल नो इट बेटर, बिकॉज हम अपने घरों में भी देखते हैं। पुराने जमाने की वो डब्बा टीवी हुआ करती थी, देखो ऐसे उसका पार्ट भी होता था, बहुत बड़ी होती थी। तो इस डब्बा टीवी को बनाने का कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता था। पहली बात तो ये खराब भी नहीं होता था, इसको तो मार मार के भी ठीक कर लेते थे लोग। तो ये टीवी काफी स्ट्रांग थी और इसको बनाने का भी इतना खर्चा नहीं था। और अभी आ गया एलईडी, है ना, एकदम पतली सी टीवी रहती है, उसे टच करने में भी डर लगता है कि बाबा कभी भी टूट के हाथ में आ सकता है। तो ये टीवी अगर तुम बनवाने जाओगे तो इस टीवी का खर्चा बहुत कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आज के डेट की बनी हुई है, और दूसरी बात ये कॉस्टली भी होती है टीवी। अगर ये टीवी कॉस्टली है तो इसको बनवाने का भी खर्चा उतना ही हैवी होगा, क्योंकि इसके पार्ट्स उतने कॉस्टली होते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द असेट। ज्यादा महंगा असेट है तो उसके लिए ज्यादा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लगेगा, उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा जाएगा। और कम कॉस्ट का है तो उसके लिए कम वैल्यू लगेगा, ओके। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक वैल्यू। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी में भी ना स्टॉक्स जो होते हैं उसका इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी ऑल नो फैक्ट्री में कभी भी कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकता है, आग लग सकती है, थेफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनका भी इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो अब ए डिपार्टमेंट के पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक है, ठीक है, बी डिपार्टमेंट थोड़ा कम नंबर ऑफ स्टॉक रखता है, सी उससे थोड़ा ज्यादा रखता है, मतलब एज कम्पेयर टू बी सी थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक रखता है। तो अब तुमने अगर इंश्योरेंस का खर्चा इन तीनों के बीच में बांटना है तो तुमने ए को ज्यादा देना होगा इंश्योरेंस का खर्चे का रेशियो, बी को एकदम कम, और सी को से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक किस पे जाएगा? स्टॉक वैल्यू पे। किसके पास ज्यादा महंगा स्टॉक है, क्योंकि जितना महंगा स्टॉक होगा उसका इंश्योरेंस का भी कॉस्ट उतना ज्यादा होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, लाइटिंग एक्सपेंस। लाइटिंग एक्सपेंस मतलब जैसे कि पूरे फ्लोर पे लाइटिंग होती है, राइट? तो लाइटिंग एक्सपेंस जो है वो किस पे होगा? फ्लोर एरिया पे जाएगा। फ्लोर एरिया मतलब मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया था। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया है, नो डाउट। हमें सब ऑप्शन देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें सब ऑप्शन नहीं मिलेगा, डोंट वरी। एग्जाम में पूछते हो प्रॉपर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, तो तुम सब कुछ समझ लो। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स मतलब, अभी चलो हम लोग फिर से वही आ जाते हैं अपना डिपार्टमेंट। अब की बार हम लोग बी को थोड़ा बड़ा बना देते, ठीक है। ए बड़ा है, बी थोड़ा और सॉरी, ए बड़ा है, बी उससे थोड़ा छोटा है, सी एकदम छोटा है, ठीक है। ओके, तो ए को
लाइट की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि बड़ा फ्लोर एरिया, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, तो पूरा हर जगह लाइट है। बी में उससे नंबर ऑफ लाइट्स कम है, ठीक है। सी में 2 लाइट से भी काम चल जाता है। अब अगर तुम्हारा लाइट बिल आएगा और तुम बैठ करके तीनों को इक्वली बांटोगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो तुम्हें फ्लोर एरिया पे या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, जैसे कि बी में कम है, ए में सबसे ज्यादा है, बी में उससे कम है, सी में तो सबसे ज्यादा कम है, तो तुमको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देखने होंगे, या तो एरिया या तो मीटर्ड यूनिट। मीटर यूनिट का ऑप्शन एक्चुअली बहुत कम आता है, लेकिन समझ के चलो एरिया या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है उसे ज्यादा अलोकेट कर देना है तुम्हें खर्चे को। जैसे लाइट बिल सपोज तुम्हारा आ गया कितना आ गया भाई, तुम्हारा लाइट बिल सपोज आ गया है 30,000, ठीक है। 30,000 में से अब रेशियो निकालना तो तुमने नहीं सीखा, लेकिन अभी चलो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। ऑन एन एवरेज 15,000 तो ये खुद पे करेगा, इसे 10,000 पे करना पड़ेगा और इसे 5,000। एक्चुअली ऐसा एलोकेशन नहीं होता, एलोकेशन होता है रेशियो बेसिस पे, लेकिन वो मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। ओके, लाइटिंग एक्सपेंस हो गया। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या, देखो एक्चुअली में तुम बेसिकली ये ओवरहेड्स का खर्चा किसको होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। तो या तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन, कि कौन से मशीन कितना पावर खींचता है ना। कोई कोई मशीन में तो उसको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, और कोई कोई मशीन तो जो कम पावर में भी काम कर लेगा। तो जब ज्यादा पावर वाला मशीन ए के पास है तो ए को ज्यादा हो जाएगा खर्चा, बी के पास उससे कम, सी के पास सबसे कम। क्लियर। नंबर ऑफ मशीन आवर, नंबर ऑफ मशीन आवर भी मैटर करता है, बिकॉज सपोज ए जो है वो दिन में सिर्फ 1 आवर के लिए मशीन यूज करता है, लेकिन बी जो है वो दिन भर में 15 आवर्स तक यूज करता है, सी जो उससे भी ज्यादा 20 आवर्स तक यूज करता है। तो ये भी तो मायने रखते हैं कि कितने आवर्स तक तुमने मशीन को यूज किया। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन पे भी कभी कभार कर देते अगर कुछ और डेटा नहीं रहा तो। और यूनिट कंज्यूम, वैल्यू ऑफ मशीन क्यों देखा जाता है, क्योंकि जितनी महंगी मशीन होगी ना उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। जितनी महंगी चीज होगी उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, जितनी सस्ती चीज होगी वो कम पावर कंज्यूम करके भी अपना काम चला लेती है। ओके। मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोर ओवरहेड। मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या था, मटेरियल को संभाल के रखना या स्टोर करके रखना। ये किस पे जाएगा, वेटेज, वेट ऑफ मटेरियल। ज्यादा हैवी मटेरियल जो संभाल रहा है उसके पास ज्यादा खर्चा दे दो, और जो कम वेट का कर रहा है या कम नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब साइज, वैल्यू ऑफ मटेरियल मतलब उसका कॉस्ट, या यूनिट ऑफ मटेरियल मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हें दिया क्या गया डेटा। डोंट वरी, 4-5 डेटा नहीं दिया रहेगा, गिन के एक ही डेटा दिया रहेगा, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसको किस में अलोकेट करना है। इट्स वेरी इजी चैप्टर, बस वही है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किसको किससे रिलेट करना है, किसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है। ठीक है, चलो जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड किस पे जाता है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस पे। ओके, जनरल मतलब एक जनरल जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे अलोकेट कर दो। अदर्स डिपेंड, टेक्निकल असेसमेंट एंड सर्वे एंड एनालिसिस। टेक्निकल असेसमेंट, सर्वे एंड एनालिसिस का मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जैसा लगता है जिस बेसिस पे उसे अलोकेट कर देना चाहिए उस बेसिस पे तुम उसे अलोकेट कर दो। हमें अपने ब्रेन का और अपने थिंकिंग कैपेसिटी का यूज करना है कि हाँ ये चीज इससे रिलेटेड है, तो उस बेसिस पे हमें अलोकेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले भी बताया था, मैं अगेन बता देती हूँ। इट इज नथिंग एल्स, इट इज अ सर्विस डिपार्टमेंट को रीअलोकेट किया जाता है। जो क्या होता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे सब खर्चे तुम्हारे, यहाँ पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, देखो P1, P2, P3। ओके, इसके बाद 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2। ओके, तो P1, P2, P3, S1, S2 में हम सब अलोकेट कर रहे थे खर्चे, जो भी है, जो भी लाइटिंग, इंश्योरेंस, दिस और दैट। अब सर्विस डिपार्टमेंट को भी तो रिकवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करेगा ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअलोकेट कर दिया जाता है। इन तीनों में अगेन रीअलोकेट हो जाएगा, फिर बाद में टोटल हो जाता है। ऐसे टाइप के भी सम्स आते हैं एग्जाम में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसे। डोंट वरी, मैं सम्स करा दूंगी। अभी फिलहाल तुम ये सीख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किसका किसमें, किसको किस बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज सिर्फ यही सीखना, अपना पर्पस रखो और कुछ नहीं सीखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत सीखो, सिर्फ यही सीखो कि किसको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। चलो यहाँ पर एक सम हम क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, डोंट वरी। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। स्टूडेंट्स ये जो है ना बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, ये तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत चांसेस है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रैक्टिकली भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज सेवरल डिपार्टमेंट्स. What would you recommend for apportioning the following items of expense to the department? तुम क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है. फायर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कौन सा बेसिस पे जाएगा? फ्लोर. डिलीवरी एक्सपेंस देखते हैं अब ये किस बेसिस पे जाता है. क्रेडिट डिपार्टमेंट एक्सपेंस, रेंट का हमने अभी पढ़ा था फ्लोर. परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंस एंड जनरल एडमिन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस एंड सेल असिस्टेंट सैलरी एंड सेल्स कमीशन. चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं. फायर इंश्योरेंस किस पे जाएगा? फ्लोर एरिया. जिसका ज्यादा फ्लोर एरिया है वो उस बेसिस पे जाएगा. रेंट भी जो जाएगा फ्लोर एरिया पे. डिलीवरी एक्सपेंस डिपेंड करता है वॉल्यूम कि कितने हैवी सामान की डिलीवरी हुई है या तो डिस्टेंस या वेट. ठीक है. सॉरी वॉल्यूम मतलब क्या बोल सकते हैं, साइज, डिस्टेंस और वेट डिपेंड्स कि क्या दिया डेटा. परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंस नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और वैल्यू ऑफ परचेज. जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा परचेज ऑर्डर किया है उसको ज्यादा परचेज का एक्सपेंस का एलोकेट कर दो. जिसका नंबर ऑफ परचेज कम है या वैल्यू ऑफ परचेज कम है उससे कम परचेज एक्सपेंस एलोकेट किया जाएगा. क्रेडिट डिपार्टमेंट एक्सपेंस, क्रेडिट सेल्स वैल्यू, जिसने ज्यादा क्रेडिट दिया उसकी ओर हो जाएगा. नेक्स्ट जनरल एडमिन एक्सपेंस, ये किस पे जाएगा? वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट किस पे जाएगा? एक्चुअल सेल. जिसका ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा हुआ होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं, तो सेल बेसिस पे डाल देंगे. सेल्स असिस्टेंट सैलरी एक्चुअल या टाइम डिवोटेड. उसने जितना टाइम दिया है, अभी सपोज 3 डिपार्टमेंट है ए बी और सी. दिन भर में उसे 8 आवर्स काम करना है. 8 आवर्स में से वो 5 आवर्स ए में काम करता है, 3 आवर्स बी में और 1 आवर वो सी में काम करता है. तो उसका जो सैलरी होगा वो इसी रेशियो में जाएगा, 5:3:1. सपोज उसकी सैलरी 80,000 है ना, तो ए को जाएगा 50,000, बी को जाएगा 30,000 और सी को जाएगा 10,000. ठीक है. ओके. पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस. पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाएगा कि जिसके डिपार्टमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वहां पर ज्यादा खर्चे होते होंगे, एज्यूम कर लेते हैं हम. सेल्स कमीशन जो है वो एक्चुअल सेल्स पे, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट का ज्यादा सेल हुआ रहेगा उस डिपार्टमेंट का ज्यादा कमीशन वो डिपार्टमेंट देगा. क्लियर. ये तो सम है प्रैक्टिकल, ये हम सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. आज सिर्फ आप लोग ये सीखो कि किसको ये मेन हेडिंग है, ये आज आपको सीखना ही है. ठीक है. इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे. आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को रेशियो आता होगा और कुछ को नहीं भी आता होगा, तो मैं तो एज्यूम करती हूँ कि तुम लोगों को नहीं आता रेशियो निकालना. मैं तुम्हें बेसिक से मैथ्स जैसा रेशियो सिखा दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेटर है आपके पास, लेकिन फिर भी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए खुद का भी लॉजिक होना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे. टिल देन ऑल ऑफ यू प्लीज ये जो 1 to 10 पॉइंट्स मैंने कराए हैं इतना सीख लो. इसके अलावा और किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है तुम्हें. only 1 to 10, that's it. Next lecture we will definitely go further and we will step up high, but आज का टारगेट इतना ही है. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समझ के चलो और अलोकेशन किस में करना वो करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशियो भी सीखेंगे और सम भी सॉल्व करेंगे. ओके. टिल देन थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.